गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल, स्मार्ट आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर, यूपीएससी सीएससी का मेंटोर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम यूपीएससी सीएससी की तो बातें करते ही हैं, लेकिन हम उन दोस्तों के लिए भी बातें करना चाहता हूं जो लोग आगामी 68 नंबर की बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनका जल्द ही पेपर होने वाला है। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसे सीनियर स्टूडेंट हैं कि जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, और बहुत से हमारे नए नए स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में जाएंगे, अपीयर होंगे और चाहते हैं कि अपनी सफलता को कुछ टिप्स या रणनीति के माध्यम से 100% पा सकें। आइए हम कुछ टिप्स की बातें करेंगे और आप लोग ज़रूर उसको आजमाइएगा और आई होप कि आपकी सफलता में सहायक होगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। यहाँ पे हम बीपीएससी की स्पेशली बात करने आए हैं। देखिए, बीपीएससी में आपको 4 पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नंबर 1 सबसे आपको हार्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा सा कठिन होगा। इसके बाद जब जाएंगे तो आपको मध्यम स्तर का आएगा, फिर इसके बाद आप जाएंगे सरल आता है। देखिए, 25% क्वेश्चन आपको सरल दिखेंगे, और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ देता है तो उसका सफलता से वो दूर हो जाता है, वो अपने 100% सफलता को अंजाम नहीं दे पाता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या जरूरी है कि आप इन सरल प्रश्नों को फोकस करिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपको उन प्रश्नों को फोकस करना है जिसमें आपको 50% आता है, 50% नहीं आता है। फिर तीसरे नंबर पर आप कठिन प्रश्नों को करने का प्रयास करिए जिसको लगता है हाँ थोड़ा सा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अलग अलग हम अध्यायवार बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आपको चाहे 2 स्तर पर होगी, ये तो आपको वर्ल्ड स्तर पर पढ़ना पड़ेगा या तो आपको इंडिया के स्तर पर पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप वर्ल्ड स्तर पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आ जाए कि पहाड़ या पर्वत, मान लीजिए कि पर्वत के बारे में आ जाए कि पर्वत कोई दिया है, ये तो बलित पर्वत दिया होगा, ये तो आपको भ्रंशोत पर्वत दिया होगा, ये तो अवशेष पर्वत दिया होगा। और अब आपको 2-3 दे दिया जाएगा, आपको चाहे ब्लैक फॉरेस्ट का उदाहरण दे दिया जाएगा, चाहे हिमालय का दे दिया जाएगा, चाहे रॉकी का है, चाहे इंडीज का। अब क्या करना होगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत है। ठीक है, और जो 5 नंबर में विकल्प होता है जिनमें से लिखा होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या सभी, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा सही होने के चांसेस होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने मृदा का कोई प्रश्न आपने हल करना शुरू किया, अगर आ गया उसमें काली मृदा के बारे में, ठीक है, आ गया कि काली मृदा की विशेषताएं हैं, लिखा रहे उसको उसमें कि कपासी मृदा होती है, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसमें गन्ने की खेती होती है, या और ये विभिन्न जो है तो तत्वों से भरपूर होती है। अब देखिए, अब आपको पता है कि काली मृदा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इनमें आप जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे काली मृदा से, तो इसमें आप जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के तो उन आपको शब्दों को ध्यान देना है कि जिसमें सकारात्मक बातें ज़्यादा हो, और आपको पता है कि जिसकी विशेषता अच्छी होती है उसमें सकारात्मक बातें ज़्यादा लागू होती है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको, चाहे आपको काली मृदा की बात आए, चाहे एग्रीकल्चर की बात आए, चाहे कोई भी प्रश्न हो, आप बहुत आसानी से, मान लीजिए कि आपको नदियों पर कोई प्रश्न आ जाता है तो नदियों में आपको कितने प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। ये तो आपको नदी के प्रकार पूछ लिया जाएगा, ये तो उसका पैटर्न पूछ लिया जाएगा, ये तो उसका उदाहरण पूछ लिया जाएगा। अगर आप कोई नदी पढ़ रहे हैं, आपको अगर गंगा नदी पढ़ना है तब गंगा नदी के बारे में आप थोड़ा सा सोच के जाइए कि अच्छा ये गंगा नदी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ ये जाकर जो है गिर जाती है, या तो गिरेगी कहाँ है, तो किसी सागर में गिरेगी या खाड़ी में गिरेगी, किसी झील में गिरेगी, कोई भी नदी हो। आपको देखना है कि जब नदी अपने ऊंचाई से निकलती है वो अपने जो है तो विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब अगर आप गंगा पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दूसरे नंबर में पढ़ना पड़ेगा आपकी इसकी लंबाई कितनी है, तीसरे नंबर में आप पढ़ेंगे किसी सहायक नदी कौन सी होती है, चौथे नंबर में आप पढ़ेंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती हैं, और नेक्स्ट नंबर आप पढ़ेंगे कि इसके किनारे किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। आप जब भी बनाइए तुरंत आप स्किप करके तुरंत आप फटाफट आप देखिए, अपने नोट्स को देखिए। इसके बाद आप मान लीजिए कि अब हम चलते हैं पॉलिटी पे या राज्य व्यवस्था पे। अगर कोई प्रश्न आता है राज्य व्यवस्था पे, आपको
3 स्तर पे प्रश्न आएंगे। ये तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न आएंगे, जो मान लीजिए कि भारत के संदर्भ में वो प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको आ जाएगा विश्व के स्तर पर आएगा, कोई भी देश पूछ लेगा कि जापान के संविधान को क्या कहते हैं, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, ये चीज़ आ जाएगा, या किस देश ने सर्वप्रथम संविधान की रचना की, ये आ जाएगा। अब आपको अगर ये लिख देंगे, अगर मान लीजिए कि इसको आप बता देंगे, अपने नोट्स में लिखे हैं, आप तुरंत देख लेंगे, सरल प्रश्नों में आता है। फिर मान लीजिए कि दूसरे नंबर पर आपको प्रश्न कौन आ जाएंगे कि भारत के संदर्भ में आ जाएंगे। तो भारत के संदर्भ में क्या पूछेंगे, ये तो आपको पूछेगा, मान लीजिए इस समय चुनाव है, चुनाव की जहाँ जहाँ चुनाव हुआ तो चुनाव थोड़ा सा चर्चा है, तो चुनाव बारे में आप देख लेंगे कि किस भाग में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। फिर आप निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेंगे, निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है, कि संसद का कराता है, विधानमंडल कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये देख लेंगे। और तुरंत आप राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको बिहार का आपको देखना पड़ेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम कौन था, अंतिम कौन है वो, और उसके और सहायक कौन होते हैं, उसको तुरंत देख लेना है और किस अनुच्छेद में ये देख लेना है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। अब संविधान में क्या क्या पूछेगा, ये तो आपसे कोई भाग पूछ सकता है, कोई अनुसूची पूछ सकता है, कोई अनुच्छेद पूछ सकता है। तो आपको जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आपको आपको मिलेंगे कहाँ तक, आपको भाग 1 की इंपॉर्टेंट है, भाग 2 इंपॉर्टेंट है, भाग 3 और भाग 4। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप जाएंगे पंचायती राज। इन सारी चीज़ों को आपको खगाल लेना है, अच्छे से देख लेना है। फिर जैसे मान लीजिए कि आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंचायती राज में तुरंत आपको देख लेना है कि पंचायती राज का विकास कब हुआ है, पंचायती राज सर्वप्रथम किसने लागू किया था, पंचायती राज में संशोधन कौन कौन से हुएंगे, कितने स्तर पर पंचायतों का गठन हुआ है और कौन कौन से समितियां हैं, इसको आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी देखेंगे। अब करंट में कौन से मुद्दे हैं, कौन किसकी नियुक्ति हुई है राजनीति से, या कौन से संशोधन हुआ है, इसको आप फटाफट देख लेंगे। जैसे बजट पेश हो रहा है तो बजट इंपॉर्टेंट होता है, तब बिहार का भी बजट पढ़ लेंगे, और आपको संघीय दोनों संघ का और राज्य का बजट देख लीजिए, कौन कौन सी नीतियां आई हैं उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। फिर हम बात करते हैं आपको हिस्ट्री की। हिस्ट्री आप प्राचीन भारत का इतिहास देख लीजिए, मध्यकालीन और आधुनिक। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, प्राचीन भारत में आप शुरू कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट आप देख लीजिए फैक्ट, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, कहाँ कहाँ से कौन से स्थल हैं, कौन से नहीं, इनको देख लेना है सरसरी नज़र में। इसके बाद आपको तुरंत किसको देख लेना है कि आपको वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में देख लीजिए, गुप्त गुप्त उत्तर, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख लीजिए। और जब आप आइए धर्म पढ़िए, तो धर्म में क्योंकि आपको पता है कि बिहार में आपको बौद्ध धर्म से लेकर बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप जब बौद्ध धर्म पढ़िए तो बौद्ध धर्म के शुरू से इसका उत्पत्ति कब हुआ था उसको तुरंत देख लीजिए। और जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़िए तो तुरंत उनका जन्म से लेकर वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ उपदेश दिए, उनको क्या कहा जाता है, वो जल्दी जल्दी आप नोट्स में बना लीजिए, देख लीजिए। फिर आपको बुद्धा सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है, उनको देख लीजिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जैसे मिडाइवल में जाते हैं तो उनमें टर्मिनोलॉजी पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि कौन से पेपर में आई हुई है और कौन सी आ सकती है, उनको नोट्स में देखकर बार बार रिवीजन कर लीजिए, तो उसमें आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर आप चलिए मध्यकाल में, मध्यकाल के बाद आप आएंगे कहाँ, आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में जब आप आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आपको पूछते हैं कि यूरोपीय कंपनियाँ कौन कौन सी आई, कहाँ अपने कारखाना बनाए, कहाँ फैक्ट्रियाँ बनाई, उन चीज़ों को आपको देखना है, कौन सी युद्ध हुआ। तो इसमें आप चरण बना लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि कंपनी का शासन पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के शासन में कौन कौन से एक्ट आए और उन एक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं थी और उनमें कौन से प्रश्न पूछे गए, इनको आपको ध्यान दे देना है। इसके बाद आप जाएंगे कि जब क्राउन का शासन हो जाता है तो 1858 के बाद से 1947 तक आप देखिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको, चाहे 1909 की बात करिए, चाहे 1919 की बात करिए, चाहे आपको 1935 या 1947 की बात करिए, इसको देख लेना है फटाफट देख के। फिर आप गवर्नर को अलग से पढ़िए कि कौन सा गवर्नर आया था, कौन से गवर्नर की क्या विशेषताएं थी, उनमें क्या क्या काम किया, उनको आपको देख लेना है। और आपको 2-2 लाइन देख कर जाना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको 4 विकल्प में कोई भी देगा तो आपको आसानी से कर लेंगे। पत्र पत्रिकाएं कौन से प्रकाशित हुई, कौन से नहीं हुई, इनको ध्यान देना है, इनको थोड़ा सा देख लेना है। शिक्षा पे देख लेना है, कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से आयोग बने, इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें अब आप देख लेंगे, आपको बहुत आसानी से आपको सफलता हिस्ट्री में मिल जाएगी। फिर बिहार के इतिहास की बात आएगी, आप ऑब्जेक्टिव किए होंगे और जो प्रश्न आया है उसी को मिलाकर सेकेंड लाइन आपको आती है, तो उनको आपको देख लेना है, अच्छे से उनका अध्ययन कर लेना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपको जो सबसे इकोनॉमी है इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी में क्या पूछेगा, इसमें आपको ये तो आपको ट्रेडिशनल पूछ लेता है या कोई संगठन या संस्थाएं। जैसे मान लीजिए
लीजिए कि आपको इकोनॉमी में जाइए, जब मान लीजिए WTO के बारे में पूछ लिया, IMF के बारे में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही हैं, श्रीलंका में क्राइसिस चली है, बहुत सारे देशों में कोरोना महामारी के कारण क्राइसिस चली हैं। तो ये आपको देख लेना है फटाफट के इसकी स्थापना कब हुई, इसमें सदस्य कितने हैं, ठीक है, भारत उसका सदस्य है नहीं, ये देख लेना है। विभिन्न प्रकार की बैठकें होती हैं, आप चाहे G20 की बात करिए, चाहे G7 की बात, जितनी होती हैं उनको आपको देख लेना है और फटाफट आप नोट करके आप रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चीज़ों को बदल सकता है। करंट अफेयर्स में आता क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जाएंगे तो आपको खेल देख लेना है। खेल में आपको कहाँ वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ नहीं हुआ, सेमीफाइनल और फाइनल ये देख लेना है। आपको कौन सा खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है, थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है। और आप जब जाएंगे ओलंपिक में, उसमें देख लेना है कि किसको गोल्ड मेडल मिला है, किसको नहीं मिला है, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख लेना है। और कौन सा खेल जब कहाँ खेला गया है उसको स्थान को देख लेना है। फिर अभी हाल ही में आपको 26 जनवरी मनाई गई है, इसमें कौन से किस देश के आए थे, मुख्य अतिथि, उनके बारे में देख लेना है। कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, उसके बारे में पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। स्पोर्ट देख लेना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देख लेना है। और महिलाएं जहाँ हैं उसको विशेष रूप से, कौन से प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दिए हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है। कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुए हैं उनको देख लेना है। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसमें बहुत से स्थल आपको चर्चा में, उनको आप पढ़ के जाइए, बहुत आसानी से आप अपने सफलता को आप अंजाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है साइंस। साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। साइंस के प्रश्न भी बहुत सरल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। देखिए साइंस में आप क्या जाएंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी में आपको देखना है कि विभिन्न प्रश्न कौन से आए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि प्रश्नों का बार बार रिवीजन कर लेंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप उनमें आप अच्छे से पढ़िए कि सेल क्या होता है, सेल को आप अच्छे से पढ़िए, सेल को एकदम शार्ट में देखिए, सेल की खोज किसने की, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक को क्या विशेषता होती है, यूकैरियोटिक क्या विशेषता होती है, सबसे छोटी सेल कौन होती है, सबसे बड़ी कौन होती है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना। हार्मोन्स पढ़ के जाइए कि कौन से हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, उनका क्या कार्य है। और आप विटामिन्स में जाएंगे तो विटामिन्स में कितने प्रकार की होती हैं, उनसे कौन सी विशेषता होती है, किस चीज़ में पाई जाती है, उनमें से कौन सी बीमारी अगर कम हो जाए तो हो जाती है। ये आपको फटाफट पढ़ लेना है। फिर आप जाइए फिजिक्स में। फिजिक्स में आप जाएंगे तो भौतिक विज्ञान में आपको मिलेंगे, तो आपको सदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, आपको जब तक टेलीविज़न की खोज किसने की थी, ठीक है ना, आपको भाप इंजन की खोज किसने की थी, इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। फटाफट आप परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा फटाफट साथ जो है सरसरी निगाह से आपको देखना है, बार बार रिवीजन करके जाना है, क्योंकि यहीं से जो है चीज़ें बदल जाती हैं। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको देख लेना है, तो केमिस्ट्री में 3 स्तर पर आप पढ़ाई करिए। एक तो आप देखिए कि कौन चीज़ बदल रही है, कौन चीज़ नहीं बदल रही है। अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आपको मैं एक प्रश्न बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि केमिस्ट्री में प्रश्न करना बहुत आसान भी होता है। कैसे आसान होता है, जैसे मान लीजिए कि आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना का सूत्र होगा, इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं उसमें आप विकल्प देखिए। आगे सबसे याद रखना है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। जब वो आपको पता चल जाएगा फिर आप उसमें जोड़ देंगे कि पानी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सल्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अगर इस तरीके से आप प्रश्न का करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे हम। और आपको अंतिम एक बार फिर बताना चाहते हैं, आप क्या करिए, करंट अफेयर्स को आपने जो आज तक पढ़ लिया है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, उसके पड़ोसियों की स्थिति क्या है, आपको ये पढ़ लेना है। उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ठीक है, पिछले साल क्या स्थिति थी और आने वाले साल में क्या स्थिति होगी। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवीजन करके जाइए। और आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, वहाँ जाइए तो सबसे पहले आपसे पूरा पेपर पलट लीजिए, जो सबसे पहले आपसे बन रहा है फटाफट उनको कर लीजिए। दूसरे नंबर पर टिक मार लीजिए कि ये प्रश्न हमको सेकंड स्टेप पे करना है, क्योंकि थोड़ा डाउट है उनको सेकंड पे करिए। थर्ड स्टेप पे उनको करिए, जो आपको प्रश्न थोड़ा लगता है कि और कठिन है उनको करिए। और अंतिम में उन प्रश्नों को आप विचार करिए जिनको आपको लगता है थोड़ा सा प्रयास करेंगे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर पाएंगे, और आपका सपना जो आपको बहुत दिनों से आपका SDM बनने का या कोई भी अधिकारी बनने का है वो पूर्ण हो जाएगा। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप फटाफट नया पढ़ने की बातें मत करिए, पुरानी चीज़ों को बार बार रिवीजन करके जाइए और बार बार रिवीजन करके जाइए। और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।